नमस्कार, आप देख रहे हैं करंट क्राइम। मैं हूं सुब्रत भट्टाचार्य। आज हमारे जो मेहमान हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये है मनमोहन वैद्य एंड कंपनी के चेयरमैन हिमांशु लब जी। इनसे हम जानेंगे कि वर्तमान परिस्थिति में हमारे एनसीआर में रियल एस्टेट की क्या स्थिति है। रियल एस्टेट में एक बूम का हमने सब वो देखा था। क्या ये बूम है अभी, या अभी वर्तमान में रियल एस्टेट की क्या स्थिति है? रियल एस्टेट में समय समय पर बूम आता रहता है और वो बूम जाता भी रहता है। जिस टाइम सोना नीचे जाता है या शेयर मार्केट टूटती है तो रियल एस्टेट टूटता है। अब क्योंकि धीरे धीरे रियल एस्टेट के अंदर कई ऐसी बंदिशें आनी शुरू हो गई, मोदी जी की गवर्नमेंट में एक्चुअल में रियल एस्टेट को आदमी जो कैश मनी है उसको खपाने के लिए या तो रियल एस्टेट में जाता है या गोल्ड में जाता है। अब रियल एस्टेट का जो बूम थोड़ा सा ख़त्म हुआ वो हुआ चेक मनी अधिक इन्वॉल्व होने के कारण। बूम आज भी है लेकिन सेल कम है। एनसीआर के अंदर सप्लाई ज़्यादा है और सेल कम है। यही मेरा अगला सवाल, सेल कम होने का कारण क्या है? डिमांड में कमी आ गई या डिमांड में कमी तो इसलिए है कि बिल्डर्स ने मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास या हायर क्लास को जो 2 से 3 साल में फ्लैट देने थे बनाकर, मकान देने थे बनाकर, वो समय पर नहीं दिए। जो मिडिल क्लास है, नौकरी पेशा है या बिजनेसमैन भी है और जो बैंक से लोन लेकर मकान खरीदता है, फ्लैट खरीदता है, और यदि उसको समय पर मकान नहीं मिलता है तो उसकी इंस्टॉलमेंट्स देने में, बैंकों का कर्जा चुकाने में उसे दिक्कत आती है। और बिल्डर्स यदि उसे समय पे नहीं देगा तो उसको बैंक का ब्याज मार देता है। बिल्डर्स के समय पर मकान ना देने के कारण यहाँ पर सप्लाई अधिक हो गई, बिल्डर बहुत हो गए और ख़रीदारी कम हो गई। हमने देखा है कि जो बिल्डर है वो जो उनका जो वो रहता है, ऑफर रहता है, वो ऑफर वो पूरा नहीं करते। कभी 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 बायर के साथ धोखाबाजी भी हो जाती है। तो इसके लिए रेरा का गठन किया गया। रेरा अपनी भूमिका में किस तरह सफल रहा? रेरा के आने के बाद बिल्डर्स पर कुछ लगाम कसी गई, लेकिन आज भी पूरी तरह से लगाम नहीं कसी जा सकती। इसकी वजह क्या है? रेरा की कुछ कमजोरियां। अभी पिछले दिनों में, मैं बिल्डर का नाम नहीं ले रहा हूं, मेरी जानकारी में है, एक प्रोजेक्ट को उसको 3 साल में देना था। पिछले दिनों बिल्डर्स ने एक स्कीम चलाई कि आप फ्लैट खरीदिए, 10% दीजिए, बैलेंस बैंक के लोन के कागज़ दीजिए, आपकी ईएमआई बिल्डर पे करेगा। जबकि रेरा को ये चाहिए कि बिल्डर यदि पे करेगा तो बिल्डर टाइमली बैंक की इंस्टॉलमेंट पे करे, प्लस टाइमली उस प्रोजेक्ट को बनाए। बिल्डर करता क्या है कि इस प्रोजेक्ट का पैसा दूसरे प्रोजेक्ट में, दूसरे का तीसरे प्रोजेक्ट में लगा देता है, तो उसमें जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है उसका जो अलॉटी है, इन ओवरऑल लास्ट में जाके मरता अलॉटी है। इंस्टॉलमेंट समय पर पे नहीं होगी, बिल्डर पे नहीं करता, और उसकी बैंकिंग सुविधा जो खराब होती है वो खराब होती है अलॉटी की। तो रेरा के पास किस तरह के अधिकार है? वो क्या क्या कर रेरा सकते के अधिकार तो बहुत हैं। अब हिंदुस्तान में यदि कहा जाए कि रिश्वत लेते पकड़े जाओ और रिश्वत दे के छूट जाओ, तो अभी तक वही चला आ रहा है।
जिस कारणवश रेरा अपनी जो उसके अधिकार हैं, जो कानून के अधिकार हैं, वो उनको पूरा नहीं कर पा रहा। हमने एक चीज़ देखा कि जो पूरे देश भर के लोग नौकरी के लिए और काम के लिए एनसीआर में आते हैं, तो इसलिए एनसीआर में मकानों की, फ्लैटों की डिमांड बहुत ज़्यादा है। क्या हमारे जो बिल्डर्स कम्युनिटी है, उस मांग को पूरा कर पाएंगे आने वाले 10 सालों में? आज भी, आने वाले 10 सालों में नहीं, आज भी बिल्डर्स कम्युनिटी के, बिल्डर्स के फ्लैट नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, राजनगर एक्सटेंशन और कई एनसीआर के कई ऐसे शहरों में फ्लैट खाली पड़े हैं। बिल्डर्स के माल बिका हुआ नहीं है। 50% बिका है, 50% बिल्डर के पास है। कारण उसके पीछे यही है कि बिल्डर्स समय पर मकान नहीं दे पाता, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन पर बिल्डर समझौता करता है और अच्छी क्वालिटी न होने के कारण अलॉटीज लॉस में जाते हैं। इस कारण से वो नहीं हो पा रहे। अन्यथा जो गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, नोएडा अथॉरिटी है, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी है, यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी है, इन अथॉरिटीज़ ने प्राइवेट सेक्टर के बिल्डरों को तो प्लॉट दे दिए बनाने के लिए, खुद इन्होंने क्या विकास किया है? सिर्फ नोएडा अथॉरिटी को छोड़ दिया जाए, जिसने नोएडा में आपका ये डेवलपमेंट किया है, रेजिडेंशियल प्लॉट बनाए हैं, इंडस्ट्रियल प्लॉट बनाए। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने अपना क्या किया है? यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने अपना क्या किया है? प्राइवेट सेक्टर को अलॉटीज को प्लॉट दिए, उनका डेवलपमेंट पूरा नहीं है। अब नई अथॉरिटीज़ आगे आ रही हैं, यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी एक्सटेंड हो रही है और ये जो हमारे यहाँ एनसीआर में जो एयरपोर्ट, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आ रहा है, उस एयरपोर्ट के तक ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पहुंच गई है, यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी पहुंच गई। लेकिन प्रॉपर डेवलपमेंट ना होना, समय पर डेवलपमेंट करके अलॉटीज़ को, प्लॉटों को उपलब्ध न कराना, ये डेवलपमेंट अथॉरिटी का सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक कारण है कि यदि आप समय पर डेवलपमेंट नहीं करेंगे और अलॉटीज़ को कब्जा नहीं देंगे, आप डेवलपमेंट खराब करेंगे। आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया। अब बात करते हैं गाज़ियाबाद की। गाज़ियाबाद में जो हाउसिंग डिमांड है, उसको पूरा करने में जीडीए, आप क्या समझते हैं, कुछ सफल हुआ है? गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने किया ही क्या? जीडीए को गठित हुए काफ़ी समय हो गया। गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, मेरा कहना है, गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कुछ किया ही नहीं। उसकी बहुत सारी योजनाएं आई है। आप देखिए, गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा लाई गई मात्र एक कॉलोनी है, इंदिरापुरम। इंदिरापुरम की लैंड गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने खरीद की। वैशाली की जमीन, सिद्धार्थ विहार, कोयल एनक्लेव, सिद्धार्थ विहार जो है वो आवास विकास की कॉलोनी है। गाजियाबाद कोयल एनक्लेव है, वो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की है, लौनी में है। मधुबन बापू धाम है, आज तक विकसित नहीं है। लोअर इनकम वालों के लिए आज तक विकसित तो नहीं है ना। लोग बाग वहां जाकर रहना उचित नहीं समझ रहे। सीवर वहां नहीं है, पानी का डिस्पोजल नहीं है, सीवरेज डिस्पोजल नहीं है। आज आप बताइए, कवि नगर, राजनगर, नेहरू नगर, शास्त्री नगर, इसका सीवरेज डिस्पोजल कहाँ जा रहा है? गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारीगण इसका जवाब नहीं दे सकते कि इसका सीवरेज का डिस्पोजल कहाँ है। आप 1963 में, 62 में लैंड एक्विजिशन प्रारंभ हुआ, उस समय सुधार मंडल गाजियाबाद था। उसके बाद उस सुधार मंडल की सीमा को बढ़ाते हुए इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, गाजियाबाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट कर दिया गया। फिर लैंड एक्विजिशन गाजियाबाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने किया। गाजियाबाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट और सुधार मंडल ने मिल करके 36 कॉलोनियां विकसित की। 18 रुपये गज से लेकर 36 रुपये गज तक
उन्होंने प्लॉट बेच लिए। अब उसमें 200 गज के प्लाट पर एक मकान में 5 से 10 आदमी की एवरेज से सीवर लाइन, वाटर लाइन, इलेक्ट्रिसिटी का रखा गया। यानी कि एक यूनिट में 5 से 10 आदमी। अब वो 5 से 10 की जगह 200 गज के जब 3 मंजिल बनने लग गए, 4 मंजिलें बनने लग गए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सीवर, पानी, बिजली है, सड़क की चौड़ाई है, सेम है वो तो वो उतनी की उतनी है। तो गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने क्या किया? कुछ नहीं। तो इसकी जो नई आने वाली योजना है हरनंदीपुरम, हरनंदीपुरम भी अपने आप में एक, हरनंदीपुरम का सीवरेज डिस्पोजल वो कहाँ ले जाएंगे? मैंने अपने जीवन में इस हिंडन नदी को, एक इतना स्वच्छ पानी मैंने देखा है, नीले रंग का स्वच्छ पानी। ये कब की बात है? ये आप ये देखिए 68-69 में। उस समय हिंडन साफ थी। मेरे पिताजी आदरणीय कृष्ण मित्र जी बड़े अच्छे तैराक रहे और वो इसमें तैरते थे। यहाँ लोग बाग जाया करते थे शनिवार इतवार को बच्चों को लेकर पिकनिक मनाने के लिए। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने गाजियाबाद शहर के लिए क्या ऐसा पॉइंट बनाया कि यदि मेरे आपके घर पर कोई मेहमान आ जाए तो हम उसको क्या दिखाने ले जाए? गाजियाबाद के अंदर कोई ऐसा तो स्थान ये नहीं। हरनंदीपुरम योजना से कोई उम्मीद नहीं है, दिख रही है आपको? मैं तो नहीं समझता कि अगले 15 साल तक हरनंदीपुरम को गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी विकसित कर पाएगी। तो इसका लाभ किसको? आपने इंदिरापुरम विकसित किया। इंदिरापुरम के अंदर यदि इंदिरापुरम का पुराना लेआउट उठा के देख लें, जो कि आदरणीय पीएन मिश्रा जी ने इसका लेआउट बनाया था, अगर उसको देखा जाए तो इन्होंने, इंदिरापुरम योजना तो बहुत सफल रही है इसकी, जीडीए की। हम और आप ये समझते नहीं ये योजना सफल है, लेकिन जो उन्होंने यहाँ पर एफएआर, जो 20-20, 25-25 मंजिले यहाँ पर अपार्टमेंट्स बना दिए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तो वही का वही है। इंफ्रास्ट्रक्चर को तो इन्होंने नहीं बढ़ाया। इंदिरापुरम को बसे बसे इतने वर्ष हो गए। इंदिरापुरम का हैंडओवर नगर निगम ने अभी तो लिया। नगर निगम का असली कारण, एज ए निगम पार्षद होने के नाते से हमने इंदिरापुरम को हैंडओवर नहीं होने दिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये एनसीआर में गाजियाबाद हुआ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, यहाँ बिल्डरों की क्या परेशानी है, क्या समस्या है? सबसे बड़ी परेशानी है बिल्डरों की सबसे बड़ी परेशानी डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ इनके जो समन्वय है वो सही नहीं है। वो सही नहीं है भाई। आपने प्लॉट अलॉट करा, उसके ऊपर आप ब्याज इतना लगा रहे हैं कि बिल्डर ब्याज देते देते ही मर जाता है। आपका बिल्डर की भी तो एक कमिटमेंट है कि वो समय से प्रोजेक्ट पूरा करे। पहले आपने सबसे पहली गलती आपने शुरुआत क्या करी? एज ए अथॉरिटी आपने प्लॉट अलॉट करा, ऑक्शन से करा या वैसे अलॉट करा, आपने 10% लेकर बिल्डर को कब्जा दे दिया, जो नहीं देना चाहिए। आप बिल्डर से पूरे पैसे ले तो उसे कब्जा दें। यदि आज मैं या आप कोई मकान खरीदते हैं, जब तक हम पूरे पैसे नहीं देते, जब तक तो मकान का कब्जा हमें नहीं मिलता ना। आपने 10% लेके तो उसे कब्जा दे दिया, उसने वो बनाना शुरू कर दिया और उसी लैंड को बिल्डर ने मॉर्गेज कर दिया। फिर उसने स्टॉक कंस्ट्रक्शन के लिए स्टॉक के आगे फिर उसने लोन ले लिया। 3 बार का लोन तो उसने ले लिया। डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डेवलप नहीं किया। नोएडा के अंदर आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डेवलप नहीं है। ये हिंडन नदी आज सीवर की लाइन है। सीवर की निकासी जितनी है, सहारनपुर से आप उधर से चलें तो पीछे से जितना सीवरेज का पानी है इस हिंडन के माध्यम से
यमुना में जा रहा है। तो आने वाले समय में क्या स्थिति होगी, क्या पूरे तस्वीर कैसी होगी? हर डेवलपमेंट अथॉरिटी को बड़े बड़े सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने पड़ेंगे। नोएडा का पानी आज खारा है। यदि नोएडा में आप पीने का पानी अगर आप मोल का नहीं खरीदेंगे तो आप पानी पी नहीं सकते। नोएडा का जो एक्चुअल ग्राउंड लेवल पानी है वो खारा है। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल है, क्या प्राइस भी एक फैक्टर है? अब बिल्डर जो है किसी भी फ्लैट की कीमत इतनी ज़्यादा रख देते हैं कि भाई जो आम आदमी या जो खरीदार है उसके बस की बात नहीं होती। तो ये तो है ही प्राइस है। प्राइस पर भी एक टैग होना चाहिए। प्राइस पर आप टैक्स जब लगा सकते हैं ना, पहले तो बिल्डर को जो लैंड उपलब्ध कराई जा रही है डेवलपमेंट अथॉरिटी के माध्यम से, आज गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी का सबसे ज्यादा डेवलपमेंट चार्जेस है। 6,000 रुपये गज जब डेवलपमेंट चार्जेस होगा तो वो पैसे लेगा ना। बिल्डर क्या करेगा? बिल्डर कहाँ से पैसे निकालेगा? बिल्डर तो अलॉटी से ही पैसे निकालेगा ना। भाई आप डेवलपमेंट चार्जेस बढ़ाते जा रहे हैं, उसके अगेंस्ट डेवलपमेंट करके कुछ दे नहीं रहे। सिर्फ मोहर लगाने के डेवलपमेंट अथॉरिटी 6,000 रुपये गज ले रही है। आपने उसको ना तो सीवर दिया, ना सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट दिया। इलेक्ट्रिफिकेशन यदि होता है तो बिजली के लिए बिजली विभाग पैसे अलग से मांगता है। अगर आपको ट्रांसफार्मर लगवाना है, लोड लेना है, तो उसके पैसे बिजली विभाग को अलग से देने पड़ेंगे। आज गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ये बताने को तैयार नहीं है कि 6,000 रुपये गज जो डेवलपमेंट चार्जेस है उसके में कौन कौन से मद में कितना कितना डेवलपमेंट चार्जेस है। आप बताएंगे ना कि भाई इलेक्ट्रिफिकेशन का इतना, सीवरेज का इतना, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का इतना, ड्रिंकिंग वाटर का इतना, रोड कनेक्टिंग का इतना। तो इसका समस्या का हल कैसे है? सरकार तो कहती है सिंगल विंडो में सब क्लियरेंस मिल जाएगा। कोई सरकार सिंगल विंडो दे नहीं सकती। सिंगल विंडो देना एक हर सरकार का एक गुरु मंत्र है। सिंगल विंडो, यदि सिंगल विंडो हो जाए और सिंगल विंडो पर काम हो तो अधिकारियों की जो अंडर द टेबल की पेमेंट है वो नहीं होगी, तो बिल्डर महीनों महीनों धक्के खाता रहेगा, उसका नक्शा पास नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत निम्न एवं मध्यम वर्गीय परिवारों को मकान देने की बात कही गई थी। इन योजनाओं को एनसीआर में अगर जिले हम देखें, गाजियाबाद, नोएडा या आसपास के जिलों में देखें, क्या स्थिति है? क्या गरीबों और मध्यम वर्गीय लोगों को मकान मिल रहा है? इसमें बिल्डर की भी भूमिका क्या है? मिल तो रहे हैं, बिल्डर बना भी रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर बाउंडेशन है कि 10%, 15% आपको प्रधानमंत्री आवास योजना या EWS मकान आपको बनाने हैं, जब भी आपका नक्शा पास होगा। अच्छा, बाध्यता है? ये बाध्यता है। उस बाध्यता के कारण वो पास करा रहा है, बना रहा है। लेकिन बनाता कब है? जब पहले वो अपने शेयर के मकान बना के बेच लेता है और प्रयासरत ये रहता है कि डेवलपमेंट अथॉरिटी में अंडर द टेबल कुछ दे के मुझे ना बनाना पड़े, मैं लैंड ही उतने % लैंड हैंड ओवर कर दूं GDA को, वो अपने आप बना दे। ये ज़्यादातर बिल्डर्स की प्रयास रहता है। तो ये तो एक तरह से धोखाधड़ी भी धोखाधड़ी है, लेकिन ये धोखाधड़ी मात्र बिल्डरों के ऊपर ही लागू क्यों और अधिकारियों पे क्यों नहीं लागू? एक बिल्डर का नक्शा पास करने के लिए आप लाखों रुपए की इतनी मोटी मोटी रिश्वत लेते हैं। मोदी और योगी का डर दिखाकर कौन सा गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी का कौन सा अधिकारी है जो रिश्वत नहीं ले रहा है? हम ये कहते हैं योगी सबसे ईमानदार आदमी है, मोदी सबसे ज़्यादा ईमानदार आदमी है।
क्योंकि इन दोनों के आगे पीछे कोई नहीं, इन्हें कुछ नहीं चाहिए, ये हम मानते हैं। अधिकारी और बिल्डरों के बीच नेक्सस। भाई जब बिल्डर नक्शे पास करा, यदि उसने नक्शा 2D नॉर्म्स बनाया है, आपके डेवलपमेंट चार्जेस 2D नॉर्म्स दे दिए हैं, तो उसका नक्शा पास करने में देरी क्यों? भाई आपके डेवलपमेंट चार्जेस जो फिक्स हैं वो मैंने दे दिए, जो नॉर्म्स लागू हैं नॉर्म्स के अनुसार मैंने नक्शा सबमिट कर दिया, तो फिर पास होने में देरी किस लिए? ये सबसे बड़ी चीजें हैं। तो ये जो मोदी सरकार का उसकी एक योजना है सबको मकान, निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के सब परिवारों को मकान, अपने छत होना, वो कैसे पूरा होगा फिर? वो पूरा होगा लेकिन समय लगेगा, और अधिकारी वर्ग को सबसे पहले इसमें अधिकारी वर्ग को सहयोग करना पड़ेगा। जब आप सरकार ने एक बाध्यता दे दी ना कि नक्शा पास जब होगा जब आपका इतने % मार्क फ्लैट जो है वो आप EWS या प्रधानमंत्री आवास योजना के बनाएंगे। तो ये थे हिमांशु लव, जो जिनका कहना है कि आने वाले समय में मकान तो बहुत होंगे लेकिन खरीदारों की संख्या इतनी नहीं होगी। मैं सुब्रत भट्टाचार्य, करंट क्राइम के लिए। धन्यवाद।